बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 4 महीने बचे हैं, लेकिन अभी से ही बिहार की जो सियासत है वो एक दिलचस्प मोड़ ले रही है और राज्य की सत्ता के लिए इस बार मुकाबला कई गुटों में बंट गया है। हर नेता अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता हैं और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इस बार वो एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों में उनके गठबंधन की स्थिति बदलती रही है, पहले बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ और अब फिर से एनडीए की ओर। नीतीश सरकार ने हाल ही में बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ अवैध हथियार पर विशेष अभियान चलाया है ताकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता को भरोसा दिलाया जा सके। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख हैं, इस बार बेरोजगारी, शिक्षा सुधार और आर्थिक विकास को अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। महागठबंधन के भीतर मतभेदों के बावजूद आरजेडी सबसे बड़ा दल है और उम्मीद की जा रही है कि वह मुस्लिम यादव वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने ऐलान किया है कि वे सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किशोर का फोकस पारंपरिक जातीय समीकरणों को तोड़ने और जमीनी मुद्दों जैसे शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य और रोजगार पर आधारित एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने पर है। उन्होंने नीतीश सरकार को खुली चुनौती देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी 3 प्रमुख मांगे जातिगत जनगणना पर सफाई, जमीन सर्वे पर रोक और दलितों को जमीन देने का वादा अगर 1 महीने में पूरा नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे आने वाले चुनावों पर भी काफी हद तक असर देखने को मिल सकता है। बिहार चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी एक अहम भूमिका निभा सकती है। 2020 में सीमांचल क्षेत्र से 5 सीटें जीतने के बाद भले ही 4 विधायक टूट गए हों, लेकिन ओवैसी ने इस बार करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी न तो भाजपा की बी टीम है, न ही किसी के दबाव में। एआईएमआईएम सीमांचल में मुस्लिम वोटों के बंटवारे का प्रमुख कारक बन सकती है, जिससे महागठबंधन को नुकसान और भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी भी इस बार सक्रिय भूमिका निभा रही है। हालांकि 2020 में एलजेपी ने महागठबंधन से दूरी बना ली थी, लेकिन चिराग ने अब अपने मजबूत आधार के दम पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। उनका ध्यान खासकर उन क्षेत्रों पर है जहां पिछड़ी और दलित जातियां प्रभावशाली हैं। चिराग ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी और महागठबंधन टूट जाएगा। अब बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बहुत पहले ही तय कर ली थी। पटना में वॉर रूम बनाकर पार्टी डिजिटल, ग्राउंड लेवल और जातीय समीकरणों के हिसाब से एक मजबूत योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ पार्टी राज्य में जातीय जनगणना के सवाल पर भी संतुलित रुख अपना रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपने पुराने कोर वोट बैंक, ऊंची जातियों, व्यापारियों और शहरी युवाओं को फिर से एकजुट कर सत्ता में वापसी करेगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी हाल ही में अपनी सीट रणनीति पर चर्चा की है। 15 जून को पटना में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने सीटों के बंटवारे और संभावित क्षेत्रों पर विचार किया ताकि आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत हो। अब बात अन्य पार्टियों की करें तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मांझी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की, जिससे संकेत मिला कि वह फिर से एनडीए की ओर झुक सकते हैं। यह कदम सीट बंटवारे में संभावित लाभ के लिए देखा जा रहा है। और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने 12 से 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं से सीट बंटवारे पर कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण जेएमएम ने यह कदम उठाया है। अब देखना होगा कि क्या जनता विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देगी या जातीय समीकरण और पारंपरिक वफादारियां फिर से निर्णायक होंगी। प्रशांत किशोर की क्रांति, तेजस्वी की युवा ऊर्जा, ओवैसी की सीमांचल पकड़ और नीतीश की राजनीतिक चतुराई, ये सब मिलकर बिहार के भविष्य की कौन सी कहानी लिखेंगे, ये फैसला अब जनता के हाथ में है।